यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को। जैसे कि आप सबका यूनिट नंबर 16 हमने जो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं एवं ऊष्मागतिकी, स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो इसी पर आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। जैसे कि कल की क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है, इसको पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, इसको डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पॉन्टेनियस एब्रिएशन एंड गिब्बस फ्री एनर्जी। ये दो टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, है ना। इसके बारे में हमको पूरा डिस्कस करना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। क्योंकि वो अपना एंथैल्पी से ही कनेक्टेड है, एंट्रोपी से ही कनेक्टेड है। तो कार्नोट इंजन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखो एंट्रोपी भी लिखा हुआ है, तो एंट्रोपी को हम लोगों को पूरा डिस्कस करना है, एंट्रोपी पूरा समझना है। और यहाँ पर फिर गिब्स की जो मुक्त ऊर्जा है इसको डिस्कस करना है। तीनों अपने आप में इंडिविजुअल एक समझ सकते हो चैप्टर्स है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। यहाँ तक स्टार्ट करें आज के सेशन को। साथ ही बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। केमिस्ट्री फिजिक्स का कंप्लीट बैच अलग से अवेलेबल है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स का बैच ले सकते हो, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस का बैच पूरा अलग है, आप उसे यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेशन को। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिल जाए। आज से आपकी 6 PM वाली लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसे भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहां पर भी हम लोग इसके एमसीक्यूज, इस यूनिट के एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, कार्नोट इंजन पढ़ने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो आपको कंफ्यूज करेंगे, राइट। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने रिजर्वॉयर सुना होगा। अपन बोलते हैं ना कि डैम में पानी भरा हुआ है ना, जलाशय में पानी भरा हुआ है, मतलब पानी को रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, ये डैम का रिजर्वॉयर है। तो सेम चीज यहाँ पर स्टोरेज के लिए रिजर्वॉयर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह माध्यम जो तापमान में परिवर्तित किए बिना ऊष्मा को अवशोषित करे या फिर उसकी आपूर्ति करे, उसको रिजर्वॉयर कहा जाता है। मतलब बिना किसी टेम्परेचर में चेंजेस किए, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि हमारा 30 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट है, या पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने फिक्स रखा है। ठीक है, मान लो रूम टेम्परेचर है ना, उसमें परिवर्तन किए बिना, है ना, ऊष्मा को अवशोषित, या तो वो ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, या फिर वो ऊष्मा की क्या करवा देगा, आपूर्ति करवा देगा। मतलब हीट में चेंजेस होना टेम्परेचर को क्या करते हुए, कॉन्स्टेंट करते हुए। ये वाली चीज पर आज का पूरा सेशन आधारित है। तो ये रिजर्वॉयर यहाँ पर होता है। ठीक है, इसको अभी अपन समझेंगे, जैसे जैसे कार्नोट इंजन समझेंगे ये चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो, बेसिकली कार्नोट इंजन है क्या, है ना। कार्नोट इंजन एक सैद्धांतिक थर्मोडायनामिक इंजन है। यह दो तापमानों के बीच काम करता है और ऊष्मा इंजन की अधिकतम दक्षता देता है। मतलब एक इंजन कितनी अच्छी कैपेसिटी हमें दे सकता है, कितना इफिशिएंट वो हो सकता है, वो आप किससे समझ सकते हो, कार्नोट इंजन से समझ सकते हो। जैसे हमारे पास एक मशीन है, वो कितनी अच्छी चलेगी, वो कितना अच्छा आउटपुट देगी, वो आपको अगर समझना है तो आपको किससे समझना पड़ेगा, कार्नोट इंजन से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये निकोलस लियोनार्ड चार्डी कार्नोट ने साल 1824 में दिया था, इसीलिए इस इंजन का नाम उनके नाम पर ही कार्नोट इंजन रख दिया गया। अब इसकी कुछ खास बातें, ये एक आदर्श उत्क्रमणीय इंजन है। मतलब आदर्श है, आइडियल है, मतलब रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, रियलिटी से ये डिफरेंट होगा। इसकी जो इक्वेशन, इसके जो फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, वो चीज़ आप समझ रहे हो। तो कार्नोट इंजन एक आदर्श उत्क्रमणीय इंजन है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। यह एक गर्म और एक ठंडे रिजर्वोयर के बीच में काम करता है। एक गर्म और ठंडे के बीच में जो काम करेगा वो हमारा कार्नोट इंजन होगा। इसकी दक्षता सिर्फ स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर करती। स्रोत जहाँ सोर्स से हमको हीट मिली है, और सिंक जहाँ पर जो है बची हुई हीट को रखा गया है, उसके बीच में ये काम करता है ना। इसकी दक्षता वास्तविक इंजन से काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट होगा। तो कार्नोट इंजन जो इफिशियंसी बताएगा, रियल जो इंजन होगा उसकी इफिशियंसी से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रियल में अगर अपन देखेंगे तो लॉसेस भी होंगे, है ना, कोई हीट का नुकसान भी ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो रियलिटी से थोड़ी इफिशियंसी कार्नोट की ज़्यादा ही रहती है। कार्नोट इंजन कार्नोट चक्र पर कार्य करता है। इसका पूरा एक साइकिल है जो अभी अपन को समझना पड़ेगा। कार्नोट इंजन वास्तविक ऊष्मा इंजनों में कामों की जांच करने के लिए मानक माना जाता है, कि कोई भी रियल इंजन कितना इफिशियंट हो सकता है, वो कार्नोट इंजन होगा। जैसे आप मार्केट में देखोगे तो आपको एक मशीन 10,000 की भी मिलेगी, और आपको वही मशीन 7,000 में भी मिल जाएगी, वही मशीन आपको 2,000 में भी मिल जाएगी। तो डिफरेंस किसका है, इफिशियंसी का डिफरेंस है, कि जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। जो सस्ता होगा डेफिनेटली वो कम समय में ख़त्म हो जाएगी मशीन, या उसमें जो लॉस होगा, उसमें जो नुकसान होगा, उसमें जो खर्चा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कार्नोट इंजन, तो आप ये बोल सकते हो कि कार्नोट चक्र में ऊष्मा स्थानांतरित करने और कार्य करने के लिए दो तापीय जलाशय, मतलब वही यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टू थर्मल रिजर्वोयर का प्रयोग कर रहे हैं। एक गर्म होगा और एक ठंडा है, एक गर्म होगा और एक ठंडा होगा, मतलब एक सोर्स हो जाएगा आपका और एक सिंक यहाँ पर हो जाएगा। रिजर्वोयर की विशेषता उनके स्थिर तापमान से होती है, मतलब पूरा कार्नोट इंजन कांस्टेंट टेम्परेचर से बताता है, स्थिर तापमान के बारे में बात करता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और सिस्टम की दक्षता दो तापमानों के बीच में अंतर पर निर्भर करती, कि शुरू में जब आपने दिया था, हीट यहाँ पर दी थी, तब आपने जो टेम्परेचर था वो क्या रखा था, और जब वहां तक पहुंचा तो उसके टेम्परेचर में क्या अंतर आया, इस पर ये आधारित होगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है ये भी समझ लो। कार्नोट इंजन में गर्म शरीर से गर्मी निकलती है और ठंडे शरीर में पहुंचाई जाती है, मतलब हीट जो निकलती है वो गर्म शरीर से ठंडे शरीर में, मतलब हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी जाती है। इस प्रक्रिया में यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क यहाँ पर किया जाता है ना, कुछ कार्य यहाँ पर होता है। कार्नोट इंजन में ऊष्मा को समतापी रूप से अवशोषित और मुक्त किया जाता है। ऊष्मा को समतापी का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसी भी सिचुएशन में टेम्परेचर को छेड़ा नहीं जाएगा। तो कार्नोट इंजन में ऊष्मा को समतापी रूप से अवशोषित भी किया जाता है और मुक्त भी किया जाता है। ठीक है, अब देखना, कार्नोट इंजन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का परिणाम है। कार्नोट इंजन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर आधारित है, संवत प्रक्रम की ये बात करता है। यह ऐतिहासिक रूप से समकालीन कैलोरिक सिद्धांत पर आधारित था, और दूसरे नियम जो बना था ऊष्मागतिकी के, उससे पहले ही हमारा कार्नोट इंजन यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, कार्नोट प्रमेय के अनुसार ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है, जिसको हम लोग एन या ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये गर्म और ठंडे रिजर्वोयर के तापमान पर निर्भर करते हुए उच्च हो सकती है। तो अगर ईटा कार्नोट या ईटा मैक्स आपको निकालना है, तो वो होगा 1 - TC/TH। TC क्या हो जाएगा, निरपेक्ष ठंडे स्रोत का निरपेक्ष टेम्परेचर। TH क्या हो जाएगा, गर्म स्रोत का निरपेक्ष तापमान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष सी का मतलब क्या हो जाएगा, कोल्डर, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, गर्म यानी कि हॉट, मतलब टेम्परेचर टी फॉर टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर किसका, कोल्डर बॉडी का। एच मतलब टेम्परेचर किसका, हॉटर बॉडी जो गर्म स्रोत है उसका जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, उसको हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे, और यहीं से हमारे किसी भी इंजन की दक्षता यहाँ पर निकलेगी। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर तो आप टेम्परेचर बोल रहे थे कि हम लोग जो डील करेंगे वो हीट के साथ करेंगे, तो यस, यही फॉर्मूले को वापस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, हीट में भी कन्वर्ट किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा उसको पूरा डिराइव करके सीखेंगे। ठीक है, एक आपने ऊष्मा इंजन भी पढ़ा था, थर्मोडायनामिक के नियम पढ़ने के साथ, चारों नियम पढ़ने के साथ आपने हीट इंजन भी तो पढ़ा था, राइट। तो अब उसी हीट इंजन से आप दक्षता कैसे निकालोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किया, इस सोर्स के थ्रू आपने Q1 हीट यहाँ पर दे दी, है ना। हीट इंजन क्या करेगा, उसको आगे भेजेगा, उससे कुछ कार्य करवाएगा। तो ये Q1 जब आपने हीट दी, उससे हमने कोई W कार्य करवा लिया, और बची हुई ऊष्मा जो है, बची हुई हीट जो है, वो किसको चली जाएगी, हमारी Q2 सिंक को यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो देखो, T1 क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स हो गया। T2 क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ द सिंक हो गया। Q1 क्या हुआ, इससे जो हीट फ्लो हुई है ना, वो वाली चीज हो गई। और Q2 क्या हो गया, जो हीट रिजेक्ट कर दी गई, मतलब बची हुई जितनी भी ऊष्मा थी वो सब किस में चली गई, सिंक में चली गई। तो एनर्जी का जो बैलेंस बनेगा, यानी कि जो कार्य हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यदि अपन देखेंगे तो Q1 ऊष्मा अपन को मिली थी, कार्य अपन ने कर लिया, Q2 क्या हो गई, वापस चली गई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर। और यहीं से आपको इफिशियंसी निकालनी है, तो अपन ये कर सकते हैं कि जो भी आउटपुट अपन को मिला डिवाइड बाय जो भी एनर्जी अपन ने दी थी। आउटपुट अपन ने, आउटपुट क्या मिला, आउटपुट वो मिला जो भी अपन ने कार्य करवाया, जो भी कार्य करवाया वो ही अपना आउटपुट था। और एनर्जी कितनी सप्लाई करी थी, Q1 एनर्जी आपने सप्लाई करी थी, ये Q1 एनर्जी आपने दी थी। कार्य आपने कितना निकलवा लिया, इससे W निकलवा लिया। अब आपको पता है कि जो कार्य हुआ है वो किसके बराबर है, Q1 - Q2 के बराबर है, डिवाइड बाई Q1 हो जाएगा। Q1 से Q1 कट हो जाएगा, तो 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1 अपना आंसर हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने इस चीज को किस सेंस में पढ़ा था, इसी चीज को अभी आपने टेम्परेचर के केस में पढ़ा था, कि टेम्परेचर के केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, TC/TH वाली वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप इसको Q2 Q1 के केस में देखोगे तो 1 - Q2/Q1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
देख रहे हो ये चीज, दोनों चीजें आपके सामने है। ये अभी आपने निकाली इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और ये जो अभी जस्ट आप सॉल्व कर रहे हो इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला अभी आपको न्यूमेरिकल, आज अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट चल रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें डेफिनेटली आपको ऐसी लग सकती है कि क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं आपको आज आपके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। चलो, अब इसके चक्र को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें 4 प्रोसेस होती है और चारों ही प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऊष्मा इंजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा इंजन के द्वारा ही किसी भी कार्य को या किसी भी ऊष्मा को हम लोग यांत्रिक रूप में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हो? आगे ऐसा कह रहे हैं कि कार्नो ने एक आदर्श ऊष्मा इंजन द्वारा इंजन की दक्षता और उत्क्रमणी कार्य का परिकलन किया। मतलब कार्नो का कार्य क्या है? ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालना, हीट इंजन की कैपेसिटी निकालना, इफिशियंसी निकालना, और उसके उत्क्रमणी कार्य को यहाँ पर देखना। तो इस इंजन में उन्होंने T1 और T2 दो ऊष्मा भंडारण यहाँ पर लिए, जो ऊष्मा को क्या करेंगे, भंडारित यहाँ पर करेंगे। T1 क्या करेगा, ऊष्मा को भंडारित करेगा, और T2 क्या करेगा, उस ऊष्मा का सिंक होगा, जहां पर बची हुई ऊष्मा को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा ही था ये डायग्राम T1 T2 वाला। दो टेम्परेचर, एक सोर्स हो गया, एक सिंक हो गया, बीच में हमारा वर्क हीट इंजन हो गया, जो क्या करवा रहा है, इससे कार्य करवा रहा है। तो T1 तो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। T2 उस बचे हुए को क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, बचा रहा है। उष्मा स्रोत में कार्यकारी पदार्थ 1 मोल आदर्श गैस होगी, जो कि एक सिलेंडर में भरी हुई है, जिसकी दीवारें कुचालक है और जिसका तल क्या होगा, सुचालक यहाँ पर होगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उष्मा स्रोत में अपन ने इसके अंदर 1 मोल गैस भरी हुई है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, मतलब ये जो पिस्टन लगा हुआ है ब्लू कलर का, एक बार हम लोग इसको ऊपर खींचेंगे तो गैसेस को रहने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाएगा, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से कंप्रेस करेंगे। तो ये 4 प्रोसेस हम लोग करके देखेंगे। तो देखना, ये क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब समतापीय प्रसरण अपन करेंगे, है ना। मतलब अभी अपन ने क्या करा है, यहाँ पर इस पिस्टन को ऊपर की साइड उठाया, ताकि ये गैस क्या हो गई, इतनी फैल गई, पीले कलर की, आप समझ लो ये गैस है ना। इसमें अपन ने कलर डाल दिया ताकि ये विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये पीले कलर की गैस क्या हो गई, फैल गई। अब ये देखना, एडियाबैटिक एक्सपांशन है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रसरण। अब इस रुद्धोष्म प्रसरण के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ना तो अंदर की उष्मा बाहर आएगी, ना बाहर की उष्मा अंदर जाएगी, वो वाली चीज हो जाएगी। एडियाबैटिक का मतलब ये होता है किसी भी चीज का कोई भी ट्रांसफर अंदर से बाहर नहीं होगा। जैसे थर्मल फ्लास्क हमारे होते हैं, थर्मल बॉटल्स जो होती है, जो गर्म पानी को हमेशा गर्म और ठंडे को हमेशा ठंडा ही रखती है, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। तीसरी प्रोसेस में अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, मतलब टेम्परेचर को सेम रखते हुए इस पिस्टन को क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, है ना। जैसे ही आप कंप्रेस करोगे तो ये वाली पोजीशन बन जाएगी, और ये अगेन क्या होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। रुद्धोष्म कंप्रेशन यहाँ पर होगा, मतलब रुद्धोष्म तरीके से इसको क्या करा गया, कंप्रेस करा गया, ताकि बाहर की उष्मा से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहे। तो इन चारों प्रोसेस को एक बोल सकते हैं ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है। ओके, देखना, पहले इसकी थोड़ी स्टेप्स और देख लो। इस सिलेंडर में एक भारी घर्षण रहित कुचालक पदार्थ पिस्टन लगा हुआ है, कुचालक है ये। गैसीय सिलेंडर दोनों उष्मा भंडारण के मध्य काल्पनिक उष्मा इंजन की भांति कार्य करेगा। कार्नोट चक्र को 4 उत्क्रमणीय परिवर्तनों में रिवर्सिबल प्रोसेस में बनाया गया है। दो पद जो होंगे वो समतापीय और रुद्धोष्म प्रसरण के होंगे, तथा 2 पद जो होंगे वो समतापीय और रुद्धोष्म संपीडन के यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, कंप्रेस हो रहे हैं, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। तो 2 एक्सपांशन हो गए, 2 कंप्रेस हो गए, एक आइसोथर्मल हो गया और एक एडियाबैटिक हो गया। माना कि हमारे पास 4 स्टेजेस A B C और D है। ठीक है, मान लिया 4 स्टेजेस है। ठीक है, अब वो कैसी होगी 4 स्टेजेस, यहाँ पर समझना, हाईलाइट करूँ क्या, ये देखो A B C और D हो गया। माना एक उष्मा इंजन जो T1 पर एक उष्मा भंडारण से उष्मा Q1 को खींचता है, कार्य W प्रदान करेगा। ये क्या कर रहा है, ये उष्मा के स्रोत से इसने क्या करा, उष्मा को खींचा। टेम्परेचर जो है हमने बिल्कुल सेम रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम के थ्रू, प्रेशर और आयतन के थ्रू हमने क्या करा, सोर्स से हमने Q1 उष्मा को ले ली, उसने क्या करा, W कार्य यहाँ पर करा। ठीक है, और उष्मा Q2 को T2 पर उष्मा सिंक में डाल दिया। समझ रहे हो। अब मैं जैसे जैसे हाईलाइट करते जाऊं, केवल इधर देखना, मैंने सोर्स से क्या करा, उष्मा को लिया, मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, Q1 उष्मा उसने यहाँ से खींच ली, है ना। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर इसने क्या करा, उस उष्मा को खींच लिया, और उससे क्या करवा लिया, W कार्य यहाँ पर करवा लिया।
ठीक है। फिर क्या हुआ, जो बची हुई ऊष्मा थी, मान लो बची हुई ऊष्मा क्या थी, Q2 थी, Q1 ऊष्मा अपन ने ली, अपन ने बीच में कार्य करवा लिया, ऊष्मा कितनी बची, Q2 ऊष्मा बच गई। उस Q2 ऊष्मा को उसने क्या करा, सिंक पर डाल दिया, है ना। Q2 को T2 पर एक ऊष्मा सिंक के अंदर डाल देता है, जो बची हुई ऊष्मा को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ऊष्मा इंजन चक्रों में संचालित होता है, जिसमें से प्रत्येक दो समतापी और प्रत्येक दो रुद्धोष्म प्रक्रिया यहाँ पर सम्मिलित होती है, राइट। ये जो अभी अपन ने पढ़ा, जिसका अर्थ क्या हो गया कि ऊष्मा Q1 लेता है, कार्य W करता है, ऊष्मा Q2 छोड़ेगा और फिर अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी, मूल अवस्था में वापस लौट आएगा और अपरिवर्तित जैसा पहले था वैसा ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, कार्नोट प्रमेय वाली चीज हो गई। ओके डन। एक बार आप इस डायग्राम को देख लो, क्योंकि ये जो चारों आप पिस्टन वाली चीज देख रहे हो वो हमने ग्राफ में भी देखी है। ठीक है, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर के साथ, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे ये वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। ये आइसोथर्मल हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, ये एडियाबैटिक हो गया और ये एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म यहाँ पर हो गया। दो में एक्सपांशन होगा और दो में क्या हो जाएगा, अपना कंप्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि संपीडन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो एक बार आप अच्छे से इस चीज को देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगले टॉपिक को स्टार्ट करें, इसके आगे कंटिन्यू करूं। चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, अभी इसका पूरा इक्वेशन अपन को पढ़ना है, फॉर्मूला अभी अपन को पढ़ना है ना। उससे पहले अपन इसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कार्नोट चक्र एक आदर्श चक्र है, क्योंकि एक आइडियल चक्र की बात करता है जो कि अस्तित्व में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है और इसको बनाया नहीं जा सकता, बट किसी भी इंजन की इफिशियंसी तो निकाली जा सकती है। एक सैद्धांतिक अवधारणा आपको मिल जाएगी, एक थ्योरम बोलते हो ना, थ्योरम आपको मिल जाएगी। कार्नोट चक्र का उपयोग केवल ऊष्मा इंजन की जांच करने के लिए किया जाता है और किसी अन्य उपकरण पर लागू नहीं होगा, केवल ऊष्मा इंजन पर ही इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रति चक्र जो आउटपुट अपन को मिल रहा है, हर एक चक्र जो कंप्लीट होगा आउटपुट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कार्नोट प्रमेय का प्रयोग उन जगह किया जाता है, उन इंजन में किया जाता है जो तापीय ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करते हैं, मतलब जो भारी टेम्परेचर को यहाँ पर लेंगे और उससे क्या करवाएंगे, मैकेनिकल वर्क करवाएंगे, तो उस जगह क्या कर सकते हैं अपन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कार्नोट चक्र जो होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन पर आधारित ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है काफी अधिक होती है। इसी तरह परिवर्तन चक्र रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रदर्शन का गुणांक जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शित होगा। कार्नोट चक्र का जो उल्टा होगा वो किस में आ जाएगा अपना, क्योंकि मैकेनिकल के थ्रू अपन उसमें कन्वर्ट करवा देंगे उसको, है ना। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कार्नोट का उल्टा चक्र यहाँ पर चलता है। ओके, अब इसका क्या होता है, एक थ्योरम या फॉर्मूला आप कह सकते हो, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो अभी अपन ने टेम्परेचर के लिए पढ़ी थी, ईटा मैक्स या ईटा कार्नोट की वैल्यू हो जाएगी 1 - T2/T1। मैक्सिमम इफिशियंसी ये होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, जहां पर इफिशियंसी ईटा क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई। T2 जो हो गया ठंडे जलाशय का हो गया, अभी आपने देखा ही था TC/TH देखा था, तो इन्होंने 2 1 करके कर दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप TC लिख लो, कोल्ड लिख लो, है ना, कोल्ड टेम्परेचर, ठंडे जलाशय, ठंडे रिजर्वोयर का टेम्परेचर देख लो। तो T2 ठंडे जलाशय का निरपेक्ष तापमान केल्विन के अंदर है और T1 गर्म जलाशय का परम तापमान केल्विन के अंदर है। ठीक है, दक्षता का एक और सूत्र हो सकता है, आउटपुट वर्क जो बनेगा, आउटपुट क्या मिला अपन को, कार्य मिला, हीट सप्लाई क्या हो गई, Q1 हो गई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, Q1 - Q2 लिख सकते हो, डिवाइड बाई Q1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 - Q2/Q1 हो जाएगा। ये एक और फॉर्मूला, तो दो इसकी थ्योरम है। ठीक है, और कार्नोट चक्र आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ सोर्स से अपन ऊष्मा लेते हैं, फिर अपन ने उससे कार्य करवा लिया, ये अपना रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, यहाँ से सिंक हो गई, है ना, और यहाँ से ये चक्र फिर से अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रति चक्र आउटपुट जो है हमेशा इसका कम यहाँ पर होता है। ओके, और हमेशा देखना इफिशियंसी जो होगी, अपन ने देखा ये इफिशियंसी जो है W/Q1 या T1 - T2/T1 भी आप इसको कह सकते हो। इन टर्म्स ऑफ अगर आप हीट कह रहे हो तो आप क्या बोलोगे, Q1 - Q2 डिवाइड बाई Q1 बोलोगे, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कहोगे तो भी सेम चीज हो जाएगी, T1 - T2 डिवाइड बाई T1। तो 1 - T2/T1 आप इसको कह सकते हो। आपको पता है कि टेम्परेचर का जो वो रहेगा, ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो इफिशियंसी जो होगी कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन ये तो अभी कार्नोट के लिए अपन बात करें, लेकिन रियलिटी में ये इफिशियंसी हमेशा 1 से कम अपन को मिलती है, क्योंकि रियल में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, तो इफिशियंसी क्या होगी, हमेशा 1 से कम अपन को मिलेगी।
ठीक है। ये तो हो गई आपकी कार्नोट इंजन। अब आप ये मत सोचना कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एंट्रोपी है, राइट? आपने देखा ही था, आपके सिलेबस में एंट्रोपी लिखा हुआ था। तो अगर आपको एंट्रोपी पढ़ना है तो डेफिनेटली हमें कार्नोट इंजन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अब इससे आगे अपन एंट्रोपी पढ़ेंगे। अतः इंजन की दक्षता ईटा जो होगी या एन जो होगी सदैव इकाई एक से कम होगी। इसके आधार पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को व्यक्त किया जा सकता है। क्या? कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से समतुल्य कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब ऊष्मा से पूरा कार्य नहीं लिया जा सकता है। कुछ ना कुछ लॉसेस जो है यहाँ पर बिल्कुल बनेंगे। तो इसी बेसिस पर हम लोग एंट्रोपी को भी समझ सकते हैं। कैसे? जो अभी आपने थ्योरम पढ़ी कार्नोट इंजन की, उससे आप एंट्रोपी को बना सकते हो। जैसे कि Q1 माइनस Q2 जो हीट का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा टेम्परेचर में डिफरेंस के। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1 - Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1 के बराबर हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू T2/T1 के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक के बराबर हो जाएंगे। Q2/Q1 को मैं Q रिजर्वॉयर लिख लूँ, मतलब गर्म ठंडे का जो डिफरेंस होगा, और T2/T1 को मैं कैपिटल T टेम्परेचर डिफरेंस लिख लूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? स्थिरांक के। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल जाएगी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। और एक इफिशियंसी वाला आपने अभी देख ही लिया था, ये वाला और ये वाला टेम्परेचर का। तो इससे आपको चार चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। ये ईटा के बराबर होगी दोनों चीज़ें। ओके, चलो। अब एंट्रोपी का प्रयोग क्या है, मतलब एंट्रोपी जो आप प्रयोग कर रहे हो कहाँ कहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो? तो सभी संवत प्रवर्तित प्रक्रमों के निकाय में जब अव्यवस्था भंग हो जाती है, या फिर बोले सभी संवत प्रवर्तित प्रक्रम जो ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है, निकाय की व्यवस्था भंग हो जाती है और अव्यवस्था में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए तो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन, जिनकी जो अपन बोल सकते हैं ना कि सांद्रता अलग अलग है, एक कम सांद्र है, एक बहुत ही ज्यादा सांद्र है, जब एक दूसरे के संपर्क में लाए जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन, विसरण स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसमें जो है हम लोग ये एंट्रोपी से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस से उस चीज़ को या हीट डिफरेंस से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। किसी धातु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा प्रवाह होने पर इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं और अव्यवस्था में वृद्धि होने लग जाती है। इसको भी आप किस कंसेप्ट से समझ सकते हो? एंट्रोपी के कंसेप्ट से समझ सकते हो। किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी अव्यवस्था का माप होती है। उसमें जो भी अव्यवस्था यहाँ पर हुई है कि जैसे इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए, विलयन की सांद्रता कम ज्यादा हो गई, उनमें विसरण होने लग गया, तो उन सब चीजों को आप किसके थ्रू समझ सकते हो? एंट्रोपी के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हो। अव्यवस्था जितनी होगी उतनी ही अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो? उसकी एंट्रोपी निकाल सकते हो। तो देखना, एक तंत्र में जितने अधिक अणु, अधिक सांद्रता यहाँ पर होगी, उसकी एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा यहाँ पर रहेगी, ठीक है। चलिए, अब आपके सिलेबस का एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर रह जाता है, दैट इज गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। ये पूरा चीज एक ही साथ मेंशन करी थी, तो अपन इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी को एस से लिखा जाता है, ठीक है। और हीट या एंथैल्पी जो है उसको अपन एच से लिखते हैं, और हमारी हीट जो होगी उसको अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की इक्वेशन, इस तरीके के फॉर्मूलाज आएंगे तो इन वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। आप चाहे तो एक बार यहाँ तक आप पढ़ लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सारी चीजें याद रहेगी जो जो अभी आपने पढ़ी है, ठीक है। करें स्टार्ट। चलो, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या बोलती है? संवत प्रवर्तिता का निर्णय न तो एंथैल्पी में कमी द्वारा और न ही एंट्रोपी में वृद्धि द्वारा किया जाता है। जैसे संवत प्रक्रम की कोई भी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। कैसे? जैसे कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो गया, या कोई भी गैस है अगर उसको हाई टेम्परेचर पर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली वायुमंडल की दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? संवत प्रोसेस है। कोई भी चीज अगर जलना स्टार्ट करती है तो वो वायुमंडल की गैसेस के साथ रिएक्ट कर लेती, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है। संवत प्रवृत्ति यहाँ पर होती है स्पॉन्टेनियस। वो कोई भी चीज़ आप ऐसा समझ लो ना कि जो नेचुरल होना स्टार्ट कर देगी। जैसे सोडियम को आपने हवा में रखा तो वो जलना स्टार्ट कर देगा, पानी में रखा तो बिना किसी प्रोसेस के वो जलना स्टार्ट कर देगा। तो वो सोडियम की क्या हो गई? प्रवृत्ति हो गई, वो सोडियम का गुण हो गया, ठीक है।
तो देखना, संवत प्रवर्तिता का निर्णय न तो एंथैल्पी में कमी के द्वारा और न ही एंट्रोपी में वृद्धि के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है, वो खुद से हो जाएगी। ठीक है, संवत प्रवर्तिता की कसौटी के रूप में एक नए उष्मागतिकी फलन गिब्स ऊर्जा या गिब्स फलन, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पारिभाषित किया गया। मतलब इन सारी चीजों को, संवत प्रक्रम को उष्मागतिकी के दूसरे नियम से परिभाषित किया गया, उसमें एंथैल्पी एंट्रोपी सब चीजें बता दी। फिर भी कुछ चीजें ऐसी होगी जो ऑटोमेटिक होगी, तो उसके लिए एक नया नियम लाया गया गिब्स फलन करके। ठीक है, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिब्स ऊर्जा जी, एंट्रोपी एस और एंथैल्पी एच के मध्य में एक रिलेशन बिठाता है, जिसका मतलब होता है कि गिब्स फलन जो होगा वो जितनी भी हमारी एंथैल्पी होगी, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं जो भी टेम्परेचर है और उस समय जो भी एंट्रोपी है उससे अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरी गिब्स एनर्जी निकल जाएगी। ये बेसिकली एक अवस्था फलन होता है, अर्थात गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है कि कोई भी फलन या कोई भी वस्तु पहले कैसी थी, और जब उसके ऊपर सारी प्रोसेस, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो सब किया गया, उसके बाद वो प्रोसेस कैसी हुई, है ना, उसके बारे में ये बताता है। और इसका जो डिफरेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल जी से। ठीक है, डन यहाँ तक। गिब्स ऊर्जा एक विस्तृत गुण होता है, अर्थात निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर ये निर्भर करता है। चलो, अब इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संवत होने की संभावना पर ताप के प्रभाव को निम्न उदाहरण से यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ही आप ले लो, NH3 प्लस HCl है ना, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगा NH4Cl का। ठीक है, समझ रहे हो, अमोनियम क्लोराइड का एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो गया। मतलब आपने तो केवल दो चीजें यहाँ पर ली थी, गैसों के मध्य आपने क्रिया करवाई। ठीक है, सामान्य ताप पर अभिक्रिया करवाने से NH4Cl जो है आपको सॉलिड फॉर्म में, देखो ये दोनों लिखा हुआ है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है ना, और ये किस में मिल गया आपको, सॉलिड फॉर्म में मिल गया, और बहुत सारी उष्मा भी आपको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। अभिक्रिया अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर जाती, दो गैसेस मिलकर एक सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर बना दिया, मतलब अधिक एंट्रोपी से, है ना। अभी अपन ने क्या बोला कि अव्यवस्थित से व्यवस्थित फॉर्म में जा रही है। अगर कोई भी चीज अव्यवस्थित है तो वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। अगर कोई भी चीज व्यवस्थित है, प्रॉपर फॉर्म में है, मतलब कि एंट्रोपी वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो समझ गए ना कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, मतलब उसमें जो डिफरेंसेस है वो कम होंगे। ठीक है, तो ये यही चीज बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है अव्यवस्थित से किस ओर जा रही है, व्यवस्थित की ओर जा रही है ना, मतलब अधिक एंट्रोपी से कम एंट्रोपी की ओर जा रही है। अतः इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस का मान जो है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें जो डेल एस बनेगा आपका, है ना, एंट्रोपी का जो डिफरेंस बनेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए कैसे होगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक फॉर्मूला पहले दिखा देती हूँ कि अपन कैसे इस चीज को बोल रहे हैं। अपन ने क्या बोला था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, है ना, माइनस टी डेल एस हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बढ़ाया कि गिब्स फलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच माइनस टी एस के बराबर होता है। तो जब डिफरेंस की बात होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस की, जब एंट्रोपी डिफरेंस की, जब यहाँ पर अपना एंथैल्पी डिफरेंस की बात होगी, तो डेल जी गिब्स फलन का डिफरेंस जो होगा वो डेल एच के बराबर माइनस टी डेल एस के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जब प्रोसेस अव्यवस्थित से व्यवस्थित की तरफ चलेगी तो उस केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी मेरी, हम लोग ये बोल रहे हैं कि एंट्रोपी जो हो जाएगी, है ना, अधिक एंट्रोपी से कम एंट्रोपी स्तर की ओर अग्रसर होगी। तो इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस का मान कैसा हो जाएगा, इस केस में मेरा डेल एस जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, मतलब डेल एस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और क्यों होगा ये भी हमारे पास रीजन है, क्योंकि ये क्या कर रही है, उष्मा शेपी अभिक्रिया है। वातावरण में उष्मा को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। मतलब जितनी उष्मा इसके पास थी वो तो उसने क्या कर दी, कुछ मात्रा उसकी वातावरण में रिलीज कर दी, उष्मा को रिलीज कर दिया। तो उस केस में आप ये देख सकते हो कि इसमें डेल एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अपन ने कल पढ़ाई था एंथैल्पी वाला, एंथैल्पी डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल के बराबर होता है। अब आप देखो कि फाइनल में क्या हुआ, NH4Cl बनते बनते उष्मा जो अपनी हीट है या एंथैल्पी जो है वो तो कम पड़ गई। शुरू में हमने ज्यादा दी थी, ये चीज क्या हो गई, कम पड़ गई, मतलब ये नेगेटिव वाला साइन बड़ा हो गया। तो उस केस में आपका डेल एच भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल एस भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पता चल जाएगा जब भी इक्वेशन में पूछेगा कि अब आप नॉर्मल प्रोसेस देखोगे कि बर्फ का पिघलना कौन सी प्रोसेस है, ऊष्मा शेषी ऊष्मा शोपी कौन सी प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एक्सो एंडोथर्मिक कौन सी प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आप डेल एच भी निकाल लोगे, आप डेल एस भी निकाल लोगे, आप गिब्स फलन जो है डेल जी जो है वो भी निकाल लोगे। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला देख लो। गिब्स फलन में ऊर्जा परिवर्तन डेल एच एंथैल्पी परिवर्तन हो जाएगा, टी टेम्परेचर हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। अगर देखो फाइनली अगर मैं आपको तीन एनालिसिस बता देती हूँ, डेल जी की वैल्यू अगर जीरो से कम है दैट मीन्स नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब अभिक्रिया खुद से हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर डेल जी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, अभिक्रिया संवर्तन नहीं होगी, उसके लिए बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा, और डेल जी जीरो है दैट मीन्स अभिक्रिया संतुलन में, मतलब जितना भी आपने अभिकारक दिया था उतना के उतना आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, डिफरेंस जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स अभिक्रिया या इक्वेशन कौन सी स्टेज में होगी, इक्विलिब्रियम में, ना हीट का नुकसान हुआ ना हीट मिली। ठीक है, अगर डेल जी नकारात्मक है तो अभिक्रिया ऊर्जात्मक रूप से संभव है ना, अभिक्रिया खुद से हो जाएगी तो ऊर्जा मिलेगी। टेम्परेचर टी का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, यदि डेल एच और डेल एस के मान उपयुक्त हो तो उच्च तापमान पर अभिक्रिया संवत हो जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक है और टेम्परेचर पर्याप्त है तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अब आप सोच रहे होगी कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बर्फ का पिघलना जो अपन को पता है ना, बर्फ जब पिघलता है तो उसमें डेल जी की जो वैल्यू है वो किस प्रकार की होगी, है ना, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो ये संवत होने लग जाएगा, मतलब बर्फ जो है ऑटोमेटिकली पिघलने लग जाएगी। उस केस में डेल जी जो होगा, गिब्स फलन होगा, वो जीरो से कम होगा। ग्लूकोज का दहन होना, ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा मुक्त होगी और हमारे शरीर को मिलेगी, उसमें भी टेम्परेचर जो है जीरो से, मतलब हमारा जो डेल जी है वो जीरो से क्या होगा, कम होगा, तो ये भी ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, अमोनियम का संश्लेषण में आप देखना कि ये प्रक्रिया संवर्तन नहीं होती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर यह पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, खुद से नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब इसमें डेल जी की वैल्यू जीरो से जो होगी ज्यादा होगी, है ना, जीरो से ज्यादा होना मतलब सकारात्मक होना, मतलब इसमें आपको एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ेगा, कुछ बाहरी कार्य या कुछ मैकेनिकल वर्क आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अपना कार्नोट इंजन, और ये था अपना, बोल सकते हैं कि किस तरीके से गिब्स फलन यहाँ पर काम करता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कार्नोट इंजन के पहले करवा देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा इंजन की, इंजन ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित है, तो इंजन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, सेकेंड लॉ पर ये आधारित है, द्वितीय नियम पर ये आधारित रहेगा। ठीक है, अभी पढ़ाई था स्पॉन्टेनियस रिकवरी वाला, कार्नोट इंजन हो गया, हीट सिंक यहाँ पर वाली हीट इंजन वाली प्रोसेस हो गई, तो दोनों ही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को फॉलो करते हैं। एक कार्नोट इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, तो अपन को पता है सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये निर्भर करती, बाकी आप क्या प्रोसेस कर रहे हो उसको कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पदार्थ के प्रकार पर, सिंक के टेम्परेचर पर, है ना, ऊष्मा स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पर, दबाव पर, आयतन पर, सारी चीजें गलत हो गई। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिएगा, कार्नोट इंजन की दक्षता किस सूत्र से दी जाती है। अब कार्नोट इंजन के तो कई सारे फॉर्मूलाज थे। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू 1 - TC/TH था क्या, बिल्कुल था, है ना, या फिर आपने इसको एक जगह T2 - T1 से भी पढ़ा था, कोल्ड डिवाइड बाय हॉट से पढ़ा था। ईटा इज इक्वल टू W/QH हो सकता है क्या, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि ईटा इज इक्वल टू W को अपन क्या लिख लेंगे, Q2 - Q1 लिख लेंगे, इसको अपन Q2, QH को भी Q2 लिख लो, या फिर इसको पूरा H और कोल्ड आप कंसीडर कर लो, जैसा आपको सही लग रहा है, 1 2 से करना है, हॉट कोल्ड से करना है, जैसे आप करना है वैसे कर सकते हो। तो यस, ये भी चीज़ पॉसिबल है, ये ईटा इज इक्वल टू Q2 - Q1 डिवाइड बाई Q1 वाली चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो जैसे आप करना चाहें, तो तीनों ही फॉर्मूला किसके, कार्नोट इंजन के ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। एक कार्नोट इंजन जो है 50 के और 300 के बीच में कार्य करता है, मतलब एक इंजन का मतलब शुरू और इनिशियल जो हमको दे रखा है 500 के था, और जब हमको मिला होगा तब 300 के हो गया, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी। टेम्परेचर की बात हो रही तो हम लोग फॉर्मूला भी टेम्परेचर का लगाएंगे, TC/TH यहाँ पर लगा देंगे, तो ईटा इज इक्वल टू 1 - TC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300, और TH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 यहाँ पर दे रखी है, तो इफिशियंसी जो बनेगी 1 - 0.6 यानी कि 40% यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, मतलब 0.4 डिवाइड बाय 100 करोगे, है ना, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 40% यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक दशमलव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बनेगा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है,
समझ में? अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर ये चीज़ सेल्सियस में है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? आप इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन के अंदर, ठीक है? मेक श्योर कि ये चीज़ आप करके रखें। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्नोट इंजन के लिए सत्य है? ये सबसे अधिक दक्ष इंजन माना जाता है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पालन करता है, इसकी दक्षता जो है 100% यहाँ पर रहती है, और ये ऊष्मा जलाशय के तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना। और इसकी इफिशियंसी 100% यहाँ पर होती है, और ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन करता है, फॉलो नहीं, वॉयलेट लिखा हुआ है, उल्लंघन करना, तो ये चीज़ गलत हो गई। इफिशियंसी अपन को पता है इकाई से यहाँ पर कम ही रहेगी, मतलब 100% से थोड़ी सी कम यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब ये द्वितीय नियम का पालन करता है, न कि उल्लंघन करता है, तो ये चीज गलत हो गई। ये संभवतः सबसे अधिक दक्ष इंजन, सबसे मोस्ट इफिशिएंट इंजन माना जाता है, तो यस दिस इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे मजबूत अंतरा आणविक बल यहाँ पर कौन सा है? जो अभी अपने इस चैप्टर के कॉमन क्वेश्चंस करे थे कुछ, वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरे चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी इस यूनिट की, वो अंतरा आणविक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से ही हुई थी। तो इसने पूछा है कि सबसे मजबूत अंतरा आणविक बल यहाँ पर कौन सा होगा? आयन डाइपोल होगा, लंदन फोर्स होगा, हाइड्रोजन होगा, या एक और डाइपोल डाइपोल होगा। तो एक आयन और एक डाइपोल का जो रिएक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है, वो सबसे मजबूत यहाँ पर होता है, ये हमने पढ़ा ही था। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? आयन डाइपोल होगा। सबसे वीक क्या होगा? लंदन फोर्स सबसे वीक यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या बोलता है ना? आंशिक दाब टोटल के बराबर होगा, ये चीज हमको पता थी। अब ऑप्शंस में देखो कि गैस मिश्रण का कुल दाब उसमें मौजूद प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 यदि आप कर लोगे तो वो टोटल P के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाली चीज सही हो गई। गैस का दाब आयतन पर निर्भर करता है, आंशिक दाब सभी गैसों के लिए समान है या केवल वास्तविक गैसों पर लागू होता है? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस अणुओं की औसत ऊर्जा सीधे किसके आनुपातिक होती है? गैसों का अणुगति सिद्धांत हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। अब गैसों की जो अणुगतिज ऊर्जा यहाँ पर होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल होती है। अपन ने पढ़ा था ना 3/2 kBT करके, राइट। तो किसके से प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली अपने टेम्परेचर के यहाँ पर प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक बार सारे फॉर्मूला जो भी अभी तक पढ़ाए हैं उनको आप एक जगह ज़रूर से लिख लेना, है ना, ताकि आप जब भी इन चीज़ों को रिवाइज करोगे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, अगले टॉपिक पर मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला देखिएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण का नियम किस चीज का वर्णन करता है? अपन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम यहाँ पर पढ़ा था, तो ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? ठीक है, एक बार मैं आपको प्रीवियस वाला फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। KE = 3/2 KBT पढ़ा था, है ना। तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि ये चीज़ें तो नंबर में और फिक्स है, यानी कि ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके टेम्परेचर के। अब देखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम गैसों में अणु की गति का विवरण बताता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, अभिक्रिया का संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया की गति, नहीं। ये चीज किसके बारे में बताती है? गैस में अणु जो है वो किस प्रकार से गति करते हैं। और आपको याद आ रहा हो तो अपन ने इसके 3 फॉर्मूला पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने इसके लिए, गैसों का जो अणु वितरण होगा, उसमें अपन ने एक इक्वेशन देखी थी कि अणु की जो वेलोसिटी होती है वो किस प्रकार से होती है? 4πm/2π kBT, है ना, दिख रहा है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। V², E यहाँ पर हो जाएगा इसकी पावर में -mv²/2 kb, है ना। kb अपना वो कांस्टेंट बोल्ट्जमैन वाला, और T के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, है ना। उसके बाद अपन ने इसके 3 स्पीड निकाली थी। सबसे पहले अपन ने निकाली थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी किसी भी कण की, VMP, मतलब वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो √2 kBT डिवाइड बाय किसके बराबर हो जाएगी? m के। फिर उसके बाद अपन ने एक एवरेज स्पीड यहाँ पर निकाली थी, V एवरेज अपन ने निकाला था, वो 8/π हो गया था, बाकी पूरा सेम था, kBT डिवाइड बाय m के हो जाएगा। तीसरा जो हमने निकाला था, रूट मीन स्क्वायर निकाला था, वर्ग माध्य निकाला था, मतलब VRMS जो बराबर होगा, इसमें क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, और सबसे बड़ी वैल्यू यही हो जाएगी, 3 kBT डिवाइड बाय m के हो जाएगी। तो 3 फॉर्मूला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण से नियम है, जो कि अणुओं की जो गति है, उनकी जो वेलोसिटी है, उसके बारे में ये बताएंगे, ठीक है। अगला जो अपन ने पढ़ा था, वांडरवाल का गैस इक्वेशन यहाँ पर पढ़ा था, राइट। वांडरवाल का गैस समीकरण अपन ने पढ़ लिया था। अब वांडरवाल का जो गैस समीकरण था वो बेसिकली क्या था? फॉर्मूला लिख लो,
P प्लस A बाय वी स्क्वायर, जहाँ पर ये कांस्टेंट होगा, V माइनस बी इज इक्वल टू RT। P प्रेशर हो जाएगा, V वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं, V यहाँ पर आयतन वॉल्यूम हो जाएगा, T टेम्परेचर हो जाएगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, और A और B मेरे कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएंगे, वांडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं। तो A बटा वी स्क्वायर जो है मुझे बताएगा अणुओं के आकर्षण बल के बारे में, और B जो है मुझे अणुओं का खुद का आयतन बताएगा। ठीक है, तो इसने बोला है कि वांडरवाल समीकरण आदर्श के समीकरण में किसे ध्यान में रखते हुए संशोधन करता है। तो अणु भी आपस में क्या करते, क्रिया करते हैं, और उनका अणु का जो आयतन है वो कह सकते हैं फाइनाइट या सीमित होता है, क्योंकि आदर्श के समीकरण तो क्या बोलती है कि अणुओं में आकर्षण प्रतिकर्षण जैसा कोई गुण नहीं पाया जाता है, अणु जो है वातावरण में स्वतंत्र मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कणों का आकार उनका नगण्य होता है, ऐसा कहता है। तो वांडरवाल इक्वेशन थोड़ा सा रियलिटी जो होती है गैस की उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अणुओं की पारस्परिक क्रिया और सीमित अणु संसाधन के बारे में ये बात करता है। उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है? तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम संवत प्रोसेस के बारे में बताता है। अगला देखो, एंट्रोपी किसकी माप होती है? तो अपन ने बोला एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, है ना। अगर किसी भी चीज में डिसऑर्डर या रैंडमनेस हो रही है कि एक विलियन में दूसरा हाई डेंस सांद्र विलियन घोल दिया है, तो अणुओं में जो है डिफरेंसेस आ जाएंगे, गतिज ऊर्जा उनकी डिफरेंट हो जाएगी। तो बेसिकली अनियमितता के बारे में बताता है। तो डिसऑर्डर और रैंडमनेस को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका गिब्स ऊर्जा का, कि गिब्स मुक्त ऊर्जा यह निर्धारित करती है कि कोई अभिक्रिया किस प्रकार की संवत होगी या असंवत, मतलब खुद से होगी या उसको करवाना पड़ेगा। राइट, खुद से होगी मतलब जी की वैल्यू अपना जीरो से कम हो जाएगी, डेल जी की वैल्यू, और करवानी पड़ेगी तो उस केस में डेल जी की वैल्यू जो है, मतलब ऐसा पढ़ा था ना अभी अपन ने, डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। कब? जब अपन को करवानी पड़ेगी। और जब वो संवत ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस यहाँ पर होगी तो उस केस में डेल जी जीरो से कम होगा। और अभिक्रिया अगर बैलेंस अवस्था में, तो डेल जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए गिब्स में क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो ये इस तरीके से आपका पूरा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ए टू जेड, इंटर इंट्रा, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी, और हमारा गिब्स फलन हो गया, सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली। अब इस पर आपके एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज शाम से आपके एमसीक्यू सेशन यूनिट 16 पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। टोटल इस वाले टॉपिक पर थ्योरी में ही हमने 5 सेशन यहाँ पर कर दिए, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते थे, सारी चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कोई भी टॉपिक अगर डाउटफुल है, कोई भी फॉर्मूला डाउटफुल है, तो आप मेंशन कर देना, क्लास के पहले अपन उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। शाम को 6 बजे आज आपका लाइव सेशन रहेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लिंक आपको नहीं मिलती है तो आप इस पर व्हाट्सअप करके लिंक ले लेना शाम को 6 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।